हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। मेटा प्लैनेट अनाउंसेस $26 मिलियन बॉन्ड इशू फॉर बिटकॉइन परचेज। तो जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म जो है मेटा प्लैनेट, उसने अनाउंस किया है कि वो $26 मिलियन के बॉन्ड इशू करने वाली है अपने बिटकॉइन परचेजिंग के लिए। तो यहाँ पे 4 बिलियन जापानीज येन मेटा प्लैनेट ने अनाउंस किए है कि वो परचेज करेंगे। तो 13 फरवरी को ये इशू करेंगे और इसकी जो रिडम्पशन डेट होगी वो अगस्त 2025 में होगी। कंपनी विल यूज द फंड्स फ्रॉम दिस मेटा प्लैनेट इनकॉर्पोरेशन 6 सीरीज ऑफ ऑर्डिनरी बॉन्ड्स इशुएंस एक्सक्लूसिवली फॉर परचेजिंग बिटकॉइन। तो ये जो भी स्टेप इन्होंने लिया है ये अपने बिटकॉइन की होल्डिंग्स को बढ़ाने के लिए लिया है, ताकि उस इन्वेस्टमेंट से इनको प्रॉफिट हो सके और एक्सपोजर बढ़ सके क्रिप्टो इंडस्ट्री में। The company also published a notice to reveal other details of the bond, including its face value per bond at Japanese yen 250 million, $1.65 million। तो ये जो भी इनकी बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, उससे इनको 4000% का जो है इनका स्टॉक है वो बढ़ा है। दैट्स ह्यूज। Grayscale files for spot ADA ETF, assessing impact on Cardano price। तो Grayscale ने Cardano का spot ETF जो है उसे फाइल किया है, उसे प्रपोज किया है, एक्सपैंडिंग इट्स ऑल्ट कॉइन ऑफरिंग्स। Grayscale अपनी ऑल्ट कॉइन जो ऑफरिंग्स है ETF की वो बढ़ा रही है। इस वजह से यहाँ पे एक और प्रोडक्ट लेकर आई है Cardano का spot ETF विद SSE थ्रू NYSE ARCA। अब द NYSE का जो है रूल 8.201E proposal aims to enable investors to access Grayscale Cardano Trust shares. In recent months, Grayscale has rapidly expanded to offer new altcoins ETFs by filing applications जैसे सोलाना के लिए, XRP के लिए। लेकिन जो कार्डानो ETF है वो थोड़ा सा यहाँ पे यूनिक है, क्योंकि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट यहाँ पे लेकर आई है। मतलब इसने इंट्रोड्यूस ही कार्डानो स्पॉट ETF से किया है, ना कि ट्रस्ट से। तो ये इसको थोड़ा यूनिक बनाता है, क्योंकि पहले बिटकॉइन का जो ETF है वो बिटकॉइन के ट्रस्ट से आया, फिर ईथ का ईथ ट्रस्ट से, और सोल का यहाँ पे जैसे इन्होंने इसकी भी फाइल किया है तो उसके लिए भी ट्रस्ट बनाए हैं। लेकिन जो कार्डानो का है ये सीधा स्पॉट ETF के लिए इन्होंने फाइल किया है। तो सजेस्टेड ETF प्रपोजल जो है उसकी वजह से यहाँ पे सिग्निफिकेंट डायलॉग हमें सुनने को मिल रही है कार्डानो कम्युनिटी से। Cardano के फाउंडर चार्ल्स हॉस्किंसन से approved the news because it demonstrated the platform extended longevity and institution friendly features। Cardano जो है वो इथीरियम से पहले प्रूफ ऑफ स्टेक लेकर आया। Cardano अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से जाने जाती है, अपनी प्रूफ ऑफ स्टेक की वजह से जाने जाती है। और अकॉर्डिंग टू हॉस्किंसन, essential combination of proof of stake technology and advanced innovative contracts make Cardano prime opportunity for expanding financial adoption। और अगर बात करें तो इस न्यूज की वजह से जो कार्डानो का प्राइस है उस इम्पैक्ट देखने को मिला है। जैसे $0.80 तक ये रीच किया इसका प्राइस 13% इंक्रीज के साथ। और अगर अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो है वो बोल रहे हैं कि अप्रूव होने के बाद $3 तक इसका प्राइस जा सकता है। लेकिन एसएससी ने अभी इस पे कुछ भी आंसर नहीं दिया है, रिमेन्स अनसर्टेन, क्योंकि एसएससी जो है वो अभी ऑल्ट कॉइन्स पे ईथ के बाद वो बात नहीं करी, ज्यादा फोकस नहीं कर रही है। लेकिन क्या पता ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है इस वजह से जो ये ईटीएफ्स अब लेकर आ रही है उसे अप्रूव एसएससी कर ले। WazirX plans issue of RT tokens distribute recovered assets small listing tokens for trading। तो WazirX यहाँ पे इशू करने वाला है अपने रिकवरी टोकन्स उन यूजर्स के लिए जो अफेक्ट हुए थे सिक्योरिटी ब्रीच लास्ट ईयर जो इनका हुआ था। मिस्टर शेट्टी ने रिवील किया है ये प्लान ट्यूसडे को, एडिंग दैट टोकन्स में बी लिस्टेड फॉर ट्रेडिंग। साथ ही साथ अगर यूजर्स इंटरेस्टेड होंगे तो वो जो रिकवरी टोकन्स है, रिकवरी टोकन्स वो होंगे जो भी उन्होंने टोकन्स खरीदे होंगे तो उसी की फॉर्म में रीबैलेंस वगैरह करके एज रिकवरी टोकन्स उनको नाम दे दिया है। तो अगर इंटरेस्टेड होंगे यूजर्स तो वो उस रिकवरी टोकन से वो ट्रेड भी कर सकते हैं, subject to interest from users, and this would offer a chance for liquidity and market exposure। So we will issue RT tokens and use them to distribute any future recovered funds to token holders। If enough people are interested, we may also list RT tokens for trading। तो यहाँ पे जो भी इनका क्रेडिटर वाला वोट होगा
जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है और हाई कोर्ट से अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने बोला है कि ये रिकवरी टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे. Shetty further said in the statement that this is one of the fastest distribution processes in the history of the crypto industry via scheme of arrangement. So the creator first approach is designed to maximize recoveries and align long-term value with market opportunities. The news follows WazirX की जो completion होगी of rebalancing process for net liquid platform assets. The NLPA has been rebalanced to match the token denominations of the platform assets with its liabilities. So all the tokens listed on the rebalanced page will be part of the first distribution when platform restarts. तो देखते हैं कि इनका वोट प्रोसेस होता है या नहीं, अप्रूव होता है या नहीं, या फिर इनको 2030 तक रुकना पड़ेगा क्रिएटर्स को. FTX to begin $16 billion creditor repayments on February 18. तो नवंबर 2022 में जो FTX यहाँ पे कोलैप्स हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था, तो जो भी यूजर्स थे, जो भी उससे अफेक्ट हुए थे, अब उन क्रेडिटर्स को यहाँ पे उनका पैसा मिलने वाला है, उनके एसेट्स मिलने वाले हैं. तो $16 बिलियन जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितने भी एसेट्स है उसके हिसाब से. तो 2022 उस टाइम प्राइजेस कम थे और अब प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं, 5 to 6x हो चुके हैं. लेकिन जो क्रेडिटर्स है उनको नवंबर 22 वाले प्राइस के हिसाब से ही मिलेगा, क्योंकि ये जो भी इनका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था उसमें लिखा हुआ है कि जो भी इनका प्राइस है रिस्पेक्ट टू नवंबर 22 प्राइजेस ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज. BTC उस टाइम $16,000 पे ट्रेड कर रहा था एंड द डिजिटल एसेट सर्ज बाय अराउंड 6 times, जजिंग फ्रॉम द करेंट प्राइसेस अबव $98,000, विच मीन्स जो क्रिएटर्स है उनको उनका जो भी अमाउंट अभी का है उससे बहुत कम मिलने वाला है. तो यहाँ पे 18 फरवरी को ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. जो इनका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था वो 2024 के अक्टूबर में अप्रूव हो गया था, बैंक्रप्सी कोर्ट ने अप्रूव कर दिया और अब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो जो इनिशियल रिपेमेंट होगी वो $6.5 बिलियन से $7 बिलियन के बीच में होगी, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स, एंड द पे आउट्स आर रिपोर्टेडली बेस्ड ऑन नवंबर 2020 प्राइस, और इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2025, जो इनका पहला इनिशियल फेज होगा डिस्ट्रीब्यूशन का. Japanese game firm to allocate $6.58 million for Bitcoin acquisition. जापानीज गेम फर्म जो है गूमी इनकॉर्पोरेशन, इन्होंने अनाउंस की अपने प्लान्स टू परचेज 1 बिलियन येन, $6.58 million in Bitcoin, aiming to bolster its blockchain initiatives and capitalize on cryptocurrency market opportunities. तो ये अपने इनिशिएटिव्स ब्लॉकचेन में बढ़ाने के लिए इन्होंने ये स्टेप लिया है. तो गूमी जो कि एक टोक्यो लिस्टेड मोबाइल गेम स्टूडियो है, इन्होंने 10 फरवरी को बोर्ड मीटिंग रखी जिसमें इन्होंने बताया कि कंपनी जो है वो 3 महीने के पीरियड जो कि फरवरी से स्टार्ट होगा उसमें बिटकॉइन ये परचेज करेंगे. अब यहाँ पे ये परचेज करने के बाद बिटकॉइन को बैबलिन वैलिडेटर प्रोग्राम जो कि Q2 2025 में होने वाला है उसमें स्टेक करेंगे और अपने बिटकॉइन को जो पड़े हुए हैं उसे लेवरेज करेंगे फॉर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स. बाय इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन गूमी जो है यहाँ पे उनको गेन्स भी होएगा और पोटेंशियल जो भी उनका प्राइस बढ़ता रहेगा बिटकॉइन का, और साथ ही साथ स्टेकिंग रिलेटेड इनकम भी उनको आएगी. एंड दिस फर्म एम्फसाइज इट्स फोकस ऑन एनहांसिंग इट्स Web3 प्रेजेंस, citing blockchain as a core growth driver. तो ये पूरा Web3 अपॉर्चुनिटीज के मजे लेगी, रिवॉर्ड्स अर्न करके भी और जो प्राइस बिटकॉइन का बढ़ेगा उससे भी. Moving to next news, Trump eyes a 16Z crypto policy head Brian Quintens to lead CFTC. तो ट्रम्प जो है वो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं नॉमिनेट करने को ब्रायन क्विंटन्स को, जो कि हेड ऑफ पॉलिसी एट एंडरसन होरोविट्स क्रिप्टो डिवीजन है, जिनको यहाँ पे नॉमिनेट किया जा रहा है CFTC को लीड करने के लिए. तो प्रीवियसली क्विंटन्स जो है उसने रिपब्लिकन कमिश्नर एट दी CFTC जो है ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में सर्व किया था बिफोर ज्वाइनिंग द वेंचर कैपिटल फर्म, और वहां से उनको रेपुटेशन मिली फॉर एडवोकेटिंग टेलर्ड रिस्क फोकस्ड रेगुलेशन, अर्जिंग दी CFTC टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आइडेंटिफाइंग और मिटिगेटिंग रिस्क विद इन द डेरिवेटिव्स मार्केट इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग ब्रॉड रेगुलेटरी मेजर्स. तो ये जो बंदा है इसको बहुत अच्छी नॉलेज है
क्रिप्टो इंडस्ट्री की, टेक्नोलॉजी की। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रम्प जो है, उन्होंने इनको नॉमिनेट किया है, क्योंकि यहाँ पे क्विंटन्स ने और बाकी के क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव्स ने ट्रम्प की ट्रांजिशन टीम को गाइडेंस दी थी ऑन क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी। प्रायर टू हिज इलेक्शन, ट्रम्प जो थे वो एक्टिवली सॉट बैक कर रहे थे, डोनेशंस ले रहे थे फ्रॉम द क्रिप्टो कम्युनिटी अपने क्रिप्टो प्रेसिडेंट बनने के लिए, और ब्लॉक करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन रेगुलेटरी एक्शंस अगेंस्ट क्रिप्टो फर्म्स। इसी वजह से क्रिप्टो कम्युनिटी है, उन्होंने यहाँ पे डोनेशंस वगैरह दी थी। तो यहाँ पे अगर ब्रायन बन जाते हैं हेड सीएफटीसी के, तो उनका जो प्राइमरी मोटिव होगा वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर होगा। इज एक्सपेक्टेड टू पुश टू मेक द सीएफटीसी द प्राइमरी रेगुलेटर फॉर क्रिप्टो करेंसी। He particularly championed financial technology innovation, especially cryptocurrency and blockchain. Further, he led the CFTC Technology Advisory Committee steering discussions कि किस तरीके से टेक्नोलॉजीज को हम इमर्ज कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट के साथ, एंड एज अ रिजल्ट इनके जो एफर्ट्स थे पेव द वे फॉर बिटकॉइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और एडवांस द इवोल्यूशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट चॉइस है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि इन्हें बनना चाहिए, इन्हें हेड करना चाहिए सीएफटीसी को, यही अच्छा रहेगा सीएफटीसी के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए। Nasdaq files 19B4 forms for CoinShares XRP Litecoin ETFs। तो यहाँ पे Nasdaq जो है उसने फॉर्मली फाइल किया है 19B4 फॉर्म्स विद SEC अप्रूवल मांगने के लिए टू लिस्ट इन ट्रेड टू ETPs इनके फ्रॉम CoinShares, द CoinShares XRP ETF एंड Litecoin का ETF। ये जो प्रपोज फंड्स हैं ये इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेंगे एक्सपोजर टू XRP एंड Litecoin, जो कि दो एस्टैब्लिश क्रिप्टो एसेट्स हैं। तो यहाँ पे लाइट कॉइन ईटीएफ्स के जो चांसेस है वो ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उनकी रेगुलेटरी हर्डल्स कम है, क्योंकि सीएफटीसी ने उनको एज अ कमोडिटी घोषित कर दिया था। तो ये जो अपडेट्स है फॉलो कॉइनशेयर्स S1 फाइलिंग सबमिशन लास्ट मंथ, जो इनके टिकर सिंबल्स है वो अभी तक नहीं सोचे गए हैं, अवेलेबल नहीं है। नॉट ओनली कॉइनशेयर्स, बाकी बिग नेम यूएस एसेट मैनेजर्स भी अपने ईटीएफ्स यहाँ पे लाने की कोशिश कर रही है, ग्रीन लाइट फॉर देयर ओन क्रिप्टो ईटीएफ्स। जस्ट लास्ट वीक सीबीओए ने सबमिट किया था 419B4 फाइलिंग्स विद एसईसी टू रिक्वेस्ट अ रूल चेंज अलाउइंग द लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ स्पॉट XRP ETFs मैनेज्ड बाय विजडम ट्री, Bitwise 21 shares in Canary। तो Litecoin ETF is on track to be the first spot crypto ETF जो अप्रूव हो सकता है in the Trump era according to the Bloomberg ETF analyst Eric Belchner। Compared to the other crypto assets in the lineup, Litecoin may have regulatory advantage as it has not been involved in the legal disputes with the SEC। तो पॉली मार्केट की जो यहाँ पे डेटा है उसमें लाइकलीहुड जो Litecoin का ETF अप्रूवल दिस ईयर जो 80% से ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। Moving to next news, Fed Chair Powell vows no use CBDC during his tenure। तो जेरोमी पोवेल जो कि फेड के चेयरमैन हैं, ट्यूसडे को उन्होंने बोला दैट द यूएस सेंट्रल बैंक जो है विल नॉट डेवलप अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो जिसके पीछे वे पहले पड़े रहते थे, अब यहाँ पे इन्होंने एक्सक्लूसिवली बोल दिया है कि इनके टेन्योर पीरियड में कोई भी सीबीडीसी की यहाँ पे बात नहीं करेगा, सीबीडीसी यहाँ पे नहीं बनेगा। हिज अनाउंसमेंट एंडेड ईयर्स ऑफ स्पेकुलेशन कि जो फेड है वो चाइना के लीड फॉलो कर सकता है अपना सीबीडीसी बना के। तो यहाँ पे जो ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था कि फेड अथॉरिटीज सीबीडीसी को नहीं बना सकती है, टर्मिनेट कर दिया पूरी तरह से। उसके बाद जेरोमी पोवेल ने भी बोल दिया कि इसके टेन्योर में सीबीडीसी नहीं बनेगा। फॉर एटलीस्ट 4 years फेड जो है वो एक्टिवली एक्सप्लोर कर रही है सीबीडीसी के कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि जो भी सेंट्रल बैंक है वो तो यही चाहेगा कि सारा कंट्रोल उसके हाथ में हो लोगों के फाइनेंसिस का, लेकिन जो ट्रम्प है वो ये नहीं चाहता। वो बोलता है कि कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड वे में हो, कंट्रोल लोगों के हाथ में हो। इस वजह से वो क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, और इस वजह से उसने सीबीडीसी को मना किया था, लेकिन फेड उसके पीछे पड़ा हुआ था, सीबीडीसी बनाना है बनाना है। और अब यहाँ पे फाइनली सीबीडीसी नहीं बनने वाला यूएस में। इन द मेन टाइम फेड ने अपना एक फेड नाउ पेमेंट सिस्टम उसके बदले में निकाल दिया, जो एड्रेस करता है सेम चैलेंजेस अ सीबीडीसी वुड टैकल। तो जो सीबीडीसी कर सकता है वो इनका ये जो नया पेमेंट सिस्टम है वो करेगा। एडिशनली ड्यूरिंग हिज टेस्टिमनी जो सैन बर्नी मोरेनो है, उन्होंने पोवल को अर्ज भी किया था कि इसकी अवेलेबिलिटी 24 घंटे होनी चाहिए। जब भी कोई भी पैसा ट्रांसफर करे लोग, तो वो चलना चाहिए 24 घंटे। सो थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट विद मी दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।